नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कूलाम का नियम क्या है। ठीक है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि कूलाम का नियम पर माध्यम का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ठीक। और इसके अलावा हमने कूलाम के नियम के बारे में जब पढ़ रहे थे तो आज हमको जहाँ पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की महत्वपूर्ण बातें। उसके अलावा कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। और हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो किया था कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव। और उसके पहले पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था उससे पहले, कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। हम आज बात कर रहे हैं कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव। तो देखो, जब हमने कल कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव किया तो वहां पे पढ़ा था आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर या के बराबर माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ठीक है। और आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है। अगर हम वायु के लिए बात करें, वैक्यूम के लिए, तो इसका मान होता है 1। निर्वात के लिए इसका मान होता है एग्जैक्ट 1। और वायु के लिए भी लगभग 1 मान सकते हैं अपन। ठीक है। चलिए जी। इसके अलावा हम बात कर, आप सुनो, आज हम बात करने वाले हैं कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव। तो अपन ने कल किया था कि कूलाम बल पर तो ये लिखा था F0/Fm इजिकल टू एप्सिलॉन आर, और लिखा था F0 बराबर एप्सिलॉन आर इंटू में Fm। एक तो ये फॉर्मूला लिखा था, और दूसरा जो फॉर्मूला था वो था F मीडियम इजिकल टू F0 एप्सिलॉन आर। हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे थे कि ये कि माध्यम निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता है, परावैद्युतांक कहलाता है। और निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल की तुलना में एप्सिलॉन आर गुणा होता है। हम ये बात बताई थी, अगर फिलिंदा बिलाएंगे पूछे कि निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल का एप्सिलॉन आर गुणा होता है, जबकि अगर हमसे पूछे कि माध्यम वाला बल, तो माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का एप्सिलॉन आर गुणा होता है। इस प्रकार के पन्ने क्वेश्चन आज हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन है कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं और वैक्यूम में है। कहाँ पे है? निर्वात में। और इनके मध्य लगने वाला बल F0 बराबर कितना है? 18 न्यूटन। कितना है? 18 न्यूटन। हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश का मान है Q1, दूसरे आवेश का मान है Q2, और एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं, और निर्वात में उनके मध्य लगने वाला बल कितना है? 18 न्यूटन। यदि इन दोनों आवेशों को उठाकर मैं किसी माध्यम में रख देता हूं, जिस माध्यम में मैंने इनको रखा है उसका परावैद्युतांक कितना है? 6। तो बताइए माध्यम में लगने वाला बल कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हमारे पास दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी r है, और उनके मध्य निर्वात में लगने वाला बल कितना है? 18 न्यूटन है। यदि उन दोनों आवेशों को ऐसे माध्यम में उठाकर रख दिया जाए कि जिस माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, तो बताइए माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा? देखिए जरा। तो ये निर्वात में लग, तो हम लिख देंगे गिवन दिया है F नॉट इज इक्वल टू है 18 न्यूटन। वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है? 18 न्यूटन। और उस जहां इन दोनों आवेशों को हमने दूरी समान रखी है, उठाकर किसी मीडियम में रख दिया, उस मीडियम का जो परमिटिविटी ऑफ फ्री, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है, वो दे रखी है 6। तो हमको मीडियम में या माध्यम में बल चाहिए, तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि एफ मीडियम इजिकल टू होता है F0 में एप्सिलॉन आर। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो एफ मीडियम इजिकल टू आएगा 18/6। तो एफ मीडियम इजिकल टू हो जाएगा 3 न्यूटन। तो अर्थात हम ये इस सवाल से स्पष्ट कर सकते हैं कि निर्वात में लगने वाला बल कितना है? 18 न्यूटन। वैक्यूम में कितना फोर्स है? 18 न्यूटन। जब हमने उसको किसी मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6, तो उस मीडियम में जो फोर्स है वो है 3 न्यूटन। मतलब इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि माध्यम में लगने वाले बल के मान में क्या होती है? कमी। कितना रह गया? 3 न्यूटन। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास निर्वात में लगने वाला बल, क्वेश्चन है निर्वात में लगने वाला बल
एफ है, कितना है, एफ है। यदि इन आवेशों को माध्यम में रख दिया जाए तो बल का मान होगा, तो इसमें आएगी कमी हो जाएगी। दूसरा है बल के मान में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जब हम निर्वात में बल एफ है और यदि उस दोनों आवेशों को उठाकर हम माध्यम में रख दे तो माध्यम में लगने वाले बल में क्या होती है, कमी। तो हमेशा बल के मान में क्या हो जाएगी, कमी। तो ये ऑप्शन हमारे पास आएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2। टू चार्जेस हैं, उनकी वैल्यू है Q1 एंड Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है R। वो वैक्यूम में रखे हैं तो उसके बीच वैक्यूम में लगने वाला बल मैं मान लेता हूँ F0। कि निर्वात में या वैक्यूम में, निर्वात में बल, तो निर्वात में बल लग रहा है F0। यदि उन दोनों आवेशों के मध्य में हम किसी धातु को रख दें, यदि हम उन दोनों आवेशों के मध्य में किसी धात्विक प्लेट को रख दें, ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, इनके बीच में यहाँ पे हम कोई मेटेलिक प्लेट, धातु की प्लेट रख दें, तो बताइए धातु की प्लेट रखने पर अब आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा। ठीक है। तो मीडियम में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एफ मीडियम इज इक्वल टू होता है एफ वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि माध्यम में लगने वाला बल, तो एफ एम बराबर F0 अपॉन एप्सिलॉन। यानी ये है मीडियम में लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू है वैक्यूम फोर्स अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो एफ एम, तो वैक्यूम में फोर्स है 0। हम जानते हैं मेटेलिक अगर प्लेट है तो धात्विक प्लेटों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटिव। कितनी होती है, इन्फिनिटिव। इसको जब यहाँ रखेंगे ये आएगा इन्फिनिटिव, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू आएगा 0। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है यदि हमारे पास दो आवेश हैं और उनके मध्य लगने वाला बल एफ है, यदि उनके मध्य किसी धात्विक प्लेट को रख दिया जाए तो बल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये। ठीक है। इस प्रकार से हम कई टाइप के क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब हम कूलाम के नियम की महत्वपूर्ण बातें। तो कूलाम के नियम की महत्वपूर्ण बातों की अगर बात करें, देखो कूलाम के नियम की महत्वपूर्ण बातें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है। तो देखो पहली बात है कि कूलाम का नियम, क्या लिखा है, कूलाम का नियम केवल स्थिर व बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है। अगर हम कूलाम के नियम की बात करें तो हमने लिखा था कि कूलाम का नियम केवल स्थिर और बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है। यानी कि अगर चार्ज रेस्ट पे है और पॉइंट है, अगर चार्ज पॉइंट के रूप में है और रेस्ट पे है तो ही कूलाम्स लॉ वैलिड होगा, अन्यथा वैलिड नहीं होगा। ये इसकी पहली महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, देख लिया। कूलाम का नियम बिंदुवत, पॉइंट चार्ज और स्थिर यानी कि स्टेशनरी चार्ज पे ही वैलिड होता है भाई। दूसरी है, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि कूलाम का नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जो दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। कूलाम का नियम आता है एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। कूलाम का नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। यानी कि ये जो कूलाम फोर्स है या कूलाम का नियम है उन्हीं रीजन में वैलिड होता है जो डिस्टेंस के स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ रूल को क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है। सेकंड है प्रकृति की अगर बात करें तो देखो कूलाम बल में जो विद्युत बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, विद्युत बल। कूलाम नियम से कौन सा बल निकालते हैं, विद्युत बल। तो इस विद्युत बल या कूलाम बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण की भी होती है एवं प्रतिकर्षण की भी होती है। क्यों, क्योंकि अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर मान लो लाइक चार्ज है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो समान चार्ज तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। और यदि अनलाइक चार्जेज हैं, एक प्लस है एक माइनस है, असमान आवेश है, तो क्या करेंगे, आकर्षण। तो यानी कि कूलाम बल की प्रकृति आकर्षण की भी होती है, यानी कि अट्रैक्शन की भी होती है। और अगर हम बात करें प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन की भी होती है भाई। सेकंड बात करें कूलाम न्यूटन के नियम, ये जो कूलाम बल है ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। यानी कूलाम जो बल है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करेगा। हमने आपको बताया था, देखो क्या बताया था, F12 वेक्टर इज इक्वल टू -F21। कल ये प्रूफ भी करवाया था मैंने कि सिद्ध करो
कि कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, अर्थात जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा किस पे लगाएगा, पहले पे। तो यही बात यहाँ पे लिख रही है, देखो ये लिख रहा है कि न्यूटन का नियम, कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये हमसे कह रहा है, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो कूलाम्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स को क्या करता है, फॉलो करता है। तीसरी बात अगर हम बात करें, तीसरा है केंद्रीय बल, यानी कूलाम बल एक केंद्रीय बल होता है, दोनों की दिशा दोनों आवेशों के केंद्रों की ओर होती है। अगर आपसे पूछे कि कूलाम बल क्या है, तो देखो कूलाम बल एक केंद्रीय बल है, कूलाम बल एक केंद्रीय बल है। आपसे पूछेगी कूलाम जो फोर्स है ये सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, कूलाम फोर्स इज ए सेंट्रिपिटल फोर्स, क्यों होता है, तो ये हमसे अगर पूछे तो ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, अगर ये दोनों प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं तो जो Q2 पे बल लगेगा उसकी दिशा है इधर, ये F12 Q2 के कारण 1 पे लगने वाला बल, तो इस Q2 के कारण जो बल लग रहा है Q1 पे उसकी दिशा कहां से गुजरेगी, Q1 के सेंटर से, और जो Q1 बल लगाएगा Q2 पे वो इधर आएगा, वो लगेगा F21 वेक्टर, तो ये Q2 के सेंटर से गुजरेगी। इसीलिए दोनों बल जो Q1 Q2 पे लगाए या Q2 Q1 पे लगाए, उन बलों की जो क्रिया दिशा है वो दोनों के केंद्र से गुजरती है, इसीलिए कूलाम बल को क्या कहते हैं, केंद्रीय बल। कूलाम बल इज ए सेंट्रिपिटल फोर्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है कूलाम बल। कूलाम बल संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि कूलाम बल एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, अगर किसी भी बल द्वारा कोई कार्य किया जाए, अगर वो कार्य पथ पर निर्भर ना करे, हम कार्य कर रहे हैं A to B, कोई वर्क हो रहा है, एक ऐसे वर्क कर रहा है, ये सेकंड पाथ के अकॉर्डिंग, ये थर्ड पाथ के अकॉर्डिंग, ये थर्ड, तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। अगर हम कूलाम बल द्वारा कार्य करें तो ये कूलाम बल द्वारा किया गया कार्य, जब पहले रास्ते से आओ चाहे दूसरा तीसरे, ये पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है वो क्या होते हैं, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेज है जिनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात अपन लिख रखे हैं, देखो संरक्षी बल है, यह एक संरक्षी बल है क्योंकि पथ पर इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। अगर तीसरा तो परास, इसकी परास 10 की घात -15, ये नाभिक के भीतर से कुछ किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। और आखिरी और बात करें कि मध्यस्थता, तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या, सुनो, इसका मतलब ये है क्या हमारे पास दो आवेश हैं, क्या है कि कूलाम बल में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। जैसे ये एक आवेश है Q1, एक ही आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, R, ठीक है। तो इनके मध्य जो बल लगेगा, मान लो Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला बल F बराबर 10 न्यूटन है। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य में किसी तीसरे आवेश Q3 को लेकर आऊं तो Q1 व Q2 के मध्य लगने वाले बल का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये बल कितना रहेगा, 10 न्यूटन रहता है, ना बल का मान घटेगा ना बढ़ेगा। अर्थात कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान पर किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आखिरी बात ये कि कूलाम बल या विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। ये बात मैंने आपको बता दी, माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये कूलाम नियम की महत्वपूर्ण बातें थी कि जो कूलाम फोर्स है वो मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले कूलाम के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो पहले हम कूलाम के नियम का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए दो
छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के आवेश हैं, तो उनके बीच बल कितना लगेगा? क्या सवाल दे रखा है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्पेयर्स हैविंग चार्ज 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम एंड 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम प्लेस्ड 13 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। हमारे पास दो आवेश हैं, उनके मान हमको दे रखे हैं, दोनों की दोनों 30 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर पे क्या है, दूरी पे रखे हुए हैं, तो उनके बिटवीन जो फोर्स है वो कितना लगेगा, ये सवाल अपन को करना है क्वेश्चन। तो देखो मैं कर देता हूँ क्वेश्चन, कैसे करेंगे सुनिए। गिवन क्या है, देखो गिवन Q1 इज इक्वल टू दे रखा है अपन को 2 इंटू 10 की पावर -7 और Q2 दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये दोनों आवेश गिवन है, दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले जो सेंटीमीटर में दूरी है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। क्यों? क्योंकि जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे एसआई पद्धति में करते हैं, और एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक होता है मीटर। चेंज करते हैं तो ये आएगा 3/10, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, ये लिख सकते हैं 0.3 मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम, कूलाम के नियम से क्या करेंगे, कूलाम के नियम से, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन कितना R²। वैल्यू रखते हैं F इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान है 2 इंटू 10 पावर -7, 2 गुणा 10 की घात -7। Q2 का मान है 3 इंटू 10 पावर -7, 3 गुणा 10 की घात -7। बटे में त्रिज्या का करना है, तो त्रिज्या को मैं ये लिख रहा हूँ 3 इंटू 10 पावर -1 का स्क्वायर। आप पॉइंट से भी कर सकते हैं, कैसे कर लेना। तो F इज इक्वल टू, तो ये आएगा 9 इंटू 6, 2 3 जा 6 होते हैं। अब पावर करें तो ये आएगा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 तो 10 की पावर -14 हो गया, अपॉन 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर -2, 10 की घात -1 का स्क्वायर। जब घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये अपन ने लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे थोड़ा सा, तो उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 9 से कैंसिल, तो ये ऊपर बचेगा F इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर, देखिए ये 10 की पावर 9, ये दो ऊपर जाएंगे 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की पावर 11 यानी कि 11 इंटू 10 की पावर -14 यानी 14। F इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये फोर्स है। अगर आपसे पूछे कि बल की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ फोर्स क्या है, तो आप इस जब सवाल को देखेंगे तो दोनों ही आवेश जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव है, धनात्मक है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्ज करते क्या है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। तो प्रकृति ऑफ बल की प्रकृति, नेचर ऑफ फोर्स से जाएगा क्या, प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन। क्या आएगा, रिपल्शन। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन को वैसे इसमें हल भी कर रखा है। देखो ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास दो स्पेयर हैं, एक पे 2 इंटू 10 की पावर -7 है, ये बीच की डिस्टेंस मीटर, Q1 Q2 दे रखा है सेंटीमीटर, हल करके ये सीधा उसने आया। और क्या लिख रहा है, द फोर्स इज रिपल्शन। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस है इसलिए। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन देखें जरा। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार जरा देख लें। जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपनी देखो अभी जो किया वो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 0.4 माइक्रो कूलाम के आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है।
यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश है तो दोनों के बीच की, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, एक तो दूरी निकालनी है, और एक कह रहा है कि दूसरे गोले द्वारा यानी कि Q2 द्वारा Q1 पर कितना बल लगेगा, ये हमसे पूछा है। क्या क्वेश्चन है भाई, सुनो। ए स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.4 माइक्रोकुलाम चार्ज exert a force of 2 Newton in air due to another small charged sphere. If the second sphere has charge of 0.8 microcoulomb, then what is the distance between two spheres? हमको दोनों चार्ज दे रखे हैं, उनके बीच का फोर्स है 2 न्यूटन। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर्स, कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। और दूसरा पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट स्पेयर, कि सेकंड स्पेयर के कारण फर्स्ट स्पेयर पे कितना फोर्स लग रहा है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं जरा, पहले तो हमको दोनों स्पेयर के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है r, और फिर तो सेकंड वाला स्पेयर है, फर्स्ट स्पेयर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखो मैं इसको क्वेश्चन को कर रहा हूं, इधर देखो। क्वेश्चन है गिवन Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकुलाम। इस माइक्रोकुलाम को चेंज करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू आएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो Q1 इज इक्वल टू आएगा 4 अपॉन में 10 इंटू 10 की पावर -6, और अब 4/10 गुणा 10 की घात -6। जब इसको हल करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू 4 इंटू ये 10 की घात एक ऊपर जाएगा तो 10 की घात -7, ये हो जाएगा Q1 की वैल्यू। Q1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -7 क्या आएगा, कुलाम। ऐसे ही अगर मैं Q2 की वैल्यू करूं तो Q2 दे रखा है 0.6 माइक्रोकुलाम। जब इसको चेंज करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू आएगा जीरो, इसको हटाते हैं जीरो को, तो 8/10 इंटू कौन हटा दिया माइक्रो 10 की घात -6 कुलाम। तो Q2 इज इक्वल टू आएगा 8 इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाएगा 17। तो पहला आवेश तो है 4 गुणा 10 की घात -7, दूसरा आवेश है 8 गुणा 10 की घात -7। इनके बिटवीन, दोनों के बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। 0. कितना लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन लग रहा है। अब देखो, तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, कुलाम के नियम से, कुलाम के नियम से अकॉर्डिंग टू द कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ क्या है वो देखो, तो कुलाम्स लॉ है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन कितना R²। हमें बस पहले सवाल में R की वैल्यू निकालनी है, तो R² इज इक्वल टू कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन कितना, यहां से मैं इसको सही करके लिख सकते हैं अपन, 2/10 न्यूटन भी लिख सकते हैं भाई ना, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी इसलिए लिख रहा हूं। अब हमको चाहिए R की वैल्यू, तो R इज इक्वल टू आएगा √ K Q1 Q2 अपॉन कितना F, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब इसके मान रख सारी, जो Q1 Q2 और F की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, जो भी वैल्यू दे रखे हैं मान दे रखे हैं वो, तो R इज इक्वल टू आएगा √ देखो पहला है K की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। दूसरी वैल्यू है Q1 की, तो Q1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -7, 4 गुणा 10 की घात -7। दूसरी वैल्यू है 8 गुणा 10 की घात -7 अपॉन फोर्स है बल 2/10 यानी कि 2/10, तो 2 मैंने कितना लिख दिया 10। थोड़ा हल करते हैं तो F इज इक्वल टू √ ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 8, और ये 2/10 है तो ये हो जाएगा 10/2। ठीक है, ये अब पावर करें तो 10 की पावर कितनी है 9, और 10 की पावर -7 और -7, तो 10 की पावर माइनस कितनी हो गई 14,
-7 और -7 आधार समान होने पर घातें छूट जाती हैं। अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावरों को क्या कर लेते हैं अपन, ऐड कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से कट किया, ये आएगा 4, तो ये लिखा जाएगा 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 16 इंटू 10 की पावर, देखो 9 अरे 1 10, ये हो जाएगी 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -14, अंडर रूट। हल करते हैं तो r इज इक्वल टू ये 9 इंटू 16 गुणा 10 की घात -4 अंडर रूट। तो r इज इक्वल टू 9 का रूट होता है 3, तो 16 16 का होता है 4 इंटू 10 की पावर -4, 10 की घात -4 का होता है -2, तो r इज इक्वल टू आएगा 12 इंटू 10 की पावर -2। तो ये डिस्टेंस दूरी आई, ये आई है मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो r इज इक्वल टू आएगा 12 इंटू 10 की पावर -20 इंटू 100, कैंसिल, तो r इज इक्वल टू आएगा 12 सेंटीमीटर, r बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट ये है, r की वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है हमसे एग्जाम में पूछ ले, कई बार नॉर्मल क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आप देखें सवाल का, सेकंड पार्ट कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, यानी कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है F12 बराबर है 0.2 न्यूटन, ये F12 है, ये पहले गोले पर लग रहा है दूसरे के कारण। अब वो कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट, तो फर्स्ट स्पेयर के कारण सेकंड पे फोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, तो F21 इज इक्वल टू आएगा 0.2 न्यूटन। तो जितना फोर्स पहला गोला दूसरे पर लगाता है उतना ही फोर्स दूसरा पहले पे लगाएगा। क्यों, क्योंकि कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो आज हमने बात करी, इसकी बात करी न्यूटन के, आज हमने कूलाम के महत्वपूर्ण बातें करी, कूलाम के नियम की, कूलाम के नियम के क्वेश्चंस किए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा, उसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, यानी कि हम वहां पे पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू।